साथियों, इस वीडियो में हमें पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, या हम उसको कहेंगे ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट कोशिका के किस प्रकार इसके एक भाग बन गए, या इनकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है वो मुख्य रूप से एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह थे। तो इसमें है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मूल रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका थे। इस प्रारंभ में ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह ही थे। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में बने थे, और इनमें इनमें एक ऑक्सीकारी तंत्र मौजूद था जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण कर सकता था। तो इनमें एक ऑक्सीकारी तंत्र विकसित था। तो ये कहते हैं कि इस प्रारंभ में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह थे, और वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी, एक जीवाणु कोशिका के समान थे। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रारंभ में बने थे, इनमें चूंकि एक ऑक्सीकारी तंत्र मौजूद था, लेकिन बात ये थी कि जब यूकेरियोटिक कोशिका बनी थी तो यूकेरियोटिक कोशिका में ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं था। यूकेरियोटिक में ऐसा तंत्र उपस्थित नहीं था। अभी स्थिति ये थी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह थे, एक जीवाणु कोशिका की तरह थे प्रारंभ में, और इनमें एक खुद का ऑक्सीकारी तंत्र मौजूद था जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण या एटीपी का संश्लेषण कर सकते थे। लेकिन जब यूकेरियोटिक कोशिका बनी तो उनमें ऐसा कोई तंत्र उपस्थित नहीं था। तो इन यूकेरियोटिक कोशिका को जरूरत थी एक ऑक्सीकारिक तंत्र की, और माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत थी कि वो अपना जो जनन है वो एक सुविकसित तरीके से कर सके। तो उनको एक अन्य उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये स्थिति आई कि यूकेरियोटिक कोशिका को भी जरूरत थी, और इस जीवाणु कोशिका जो मूल रूप से माइटोकॉन्ड्रिया था इसको भी एक कुछ उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि धीरे धीरे यूकेरियोट जो कोशिका थी, यूकेरियोट कोशिका के ये नज़दीक आया। यूकेरियोटिक सेल के साथ इसके सहजीवी संबंध बनते गए। इस मतलब यूकेरियोटिक कोशिका की ये नज़दीक आया और उसके साथ इसके कुछ सहजीवी संबंध बनते गए। सहजीवी संबंध कौन से होते हैं कि दो जब सदस्य होते हैं तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए एक रिलेशन बनाते हैं, तो उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और यूकेरियोटिक कोशिका के साथ कुछ सहजीवी संबंध, जिसको सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं, वो बनते गए, उनमें वृद्धि होती गई। और एक समय ऐसा आया कि एक समय बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक सेल के अंदर रहने वाले एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल बन गए, जिनको हम हिंदी में कहेंगे अंतःसहजीवी कोशिकांग बन गए। तो एक समय ऐसा आया कि ये जो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पहुंच गए हैं, और अंदर एंडो यानी अंदर, सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। तो एंडो का मतलब हो गया अंदर, सिम्बायोटिक का मतलब हो गया सहजीवी। तो ये अंदर जाकर उसके साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लिए और उस यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिकांग बन गए। तो बस यही है कि प्रारंभ में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया थे ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह ही थे, एक जीवाणु कोशिका की तरह थे, लेकिन इनमें ऑक्सीकारी तंत्र मौजूद था।
लेकिन जब यूकेरियोटिक कोशिका बनी तो उसमें ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं था। अब यूकेरियोटिक कोशिका को ऐसा तंत्र चाहिए था। तो दोनों में क्या हुआ कि कुछ संबंध स्थापित हुए जिनको हम कहेंगे सहजीवी संबंध दोनों में स्थापित हुए। ये सहजीवी संबंध है वो प्रगाढ़ होते गए, मजबूत होते गए, और एक समय ऐसा आया कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पहुंच गया और उसके साथ ही रहने लगा था। तो उसका एक प्रमुख कोशिकांग बन गया जिसको हम कह रहे हैं इंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेल। ये जो बात बताई गई थी ये इसकी एक परिकल्पना है। इसे हम कहते हैं, ये जो इसे हम अंतःसहजीविता, या इसको हम कहेंगे एंडोसिम्बायोटिक या एंडोसिम्बायोजेनेसिस कहते हैं। एंडोसिम्बायोटिक या एंडोसिम्बायोसिस इसको हम कहते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक जीवाणु कोशिका की तरह थे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकेरियोटिक सेल का यूकेरियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक सहजीवी या जीवाणुवीय सहजीवी होता है या है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकेरियोटिक कोशिका का एक प्रोकैरियोटिक सहजीवी या जीवाणुवीय सहजीवी होता है। अब इसको जीवाणुवीय सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ ये संबंध बना के रहते हैं। प्रोकैरियोट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु से बहुत कुछ गुणों में से बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि यूकेरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार की जीवाणु कोशिका के गुण प्रदर्शित करता है। इसको हम यूकेरियोटिक कोशिका का प्रोकैरियोटिक सहजीवी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक जीवाणु कोशिका है, उसके गुण प्रदर्शित करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वह एक जो बैक्टीरियल सेल है जीवाणु कोशिका, उसमें क्या क्या समानता है तो वो देख लेते हैं अपन कि एक माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु कोशिका में क्या समानता है। तो दोनों में स्वयं का डीएनए उपस्थित है, दोनों में खुद का डीएनए उपस्थित है। इन दोनों में देखो दोनों में ही खुद का 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जा रहे हैं। इन दोनों में ही दोनों की जो झिल्लियाँ हैं, दोनों की जो झिल्ली है उस झिल्ली में समानता है, चाहे वो जीवाणु झिल्ली हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो, दोनों में समानता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले जो क्रिस्टी पढ़े थे हमने, क्रिस्टी वो जीवाणु के मीसोसोम जो मीजोसोम होते हैं के समान होते हैं। और एक चीज़ और है कि इनमें जो जनन होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। दोनों में समान विधि है, विखंडन विधि से इनमें विभाजन होता है, अर्थात नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण समानताएं हैं जीवाणु कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया के। दोनों में खुद का डीएनए है, दोनों में 70S राइबोसोम है, दोनों की झिल्ली में भी समानता है, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में जो किस्टी पाए जाते हैं वो जीवाणु के मेसोसोम के समान होते हैं, और दोनों में विखंडन विधि द्वारा विभाजन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा लग रहा है कि जीवाणु कोशिका ही है, और ये वास्तव में एक जीवाणु कोशिका की तरह ही बना था मूल रूप से प्रारंभिक अवस्था में, और धीरे धीरे ये यूकेरियोट कोशिका के साथ सहजीवी संबंध बना लिए इसने, और आज ये यूकेरियोटिक कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग बन चुका है।
अगर हम एक डायग्राम की बात करें तो जीवाणु कोशिका देखिए इस तरह से है कि जीवाणु कोशिका में इस तरह से मीजोसोम अंदर की तरफ फोल्ड होकर मीजोसोम पाए जाते हैं। ये मीजोसोम है इसके चारों ओर कोशिका भित्ति होती है और इसके अंदर 17 राइबोसोम पाए जाते हैं और खुद का एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए नग्न डीएनए पाया जाता है, नग्न डीएनए। तो और माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली पर क्रिस्टी पाए जाते हैं इस तरह से। तो एक तरह से बहुत अधिक समानताएं दिख रही है इसके अंदर कि इसके अंदर क्रिस्टी है, इसके अंदर मीसोसोम है, इसके अंदर भी 17 राइबोसोम है, इसके अंदर भी नग्न डीएनए है, गोलाकार डीएनए है, इसमें भी नग्न गोलाकार डीएनए है। इसकी झिल्ली भी समान है, इसकी झिल्ली भी बिल्कुल समान है और ये दोनों ही विभाजन द्वारा जनन करते हैं। तो जीवाणु कोशिका और इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपस में खूब सारी समानताएं पाई जाती है। इस कारण हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में एक जीवाणु कोशिका की तरह बना था, जो कि धीरे धीरे यूकेरियोटिक कोशिका में सहजीवी संबंध विकसित होते गए और आज ये यूकेरियोटिक कोशिका का एक प्रमुख अंग या प्रमुख भाग बन चुका है। तो ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रोकैरियोटिक सहजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीवाणु कोशिका के साथ समानता प्रदर्शित करता है। अब समानता प्रदर्शित क्यों करता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो दोनों में समान है, जैसे खुद का डीएनए है, खुद के 17 राइबोसोम है, दोनों की झिल्लियाँ में समानता है, उन झिल्लियों में वसार प्रोटीन है वो समान है। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी पाए जाते हैं और जो जीवाणु में मिसोसोम है वो समान रूप से बने हुए हैं। क्रिस्टी भी अंतर्वलन से बने हैं तो मिसोसोम भी अंतर्वलन से बने हैं। दोनों के अंदर है वो समान प्रकार के श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं और दोनों में विखंडन विधि द्वारा विभाजन होता है। जैसे नए जीवाणु कैसे बनता है तो विखंडन विधि द्वारा, और नए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं? नए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बने कि जो पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया है, पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से बनता है, विभाजन से बनता है। तो नए माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ववर्ती जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके लगातार विभाजन होता रहता है और वो नए माइटोकॉन्ड्रिया में बनते रहते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति है वो एक अंतःसहजीवी संबंध का परिणाम है। तो इस जो ये उत्पत्ति की एक परिकल्पना माने तो इसकी एक सर्वमान्य परिकल्पना यही है, परिकल्पना जिसको हम कह रहे हैं अंतःसहजीविता, इसको हम कहेंगे अंतःसहजीविता या जिसको अपन सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक या एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये इस आधार पर ही माइटोकॉन्ड्रिया आज यूकेरियोटिक कोशिका के प्रमुख अंग बन चुके हैं। कुछ स्पेशल बात और बता देते हैं आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी उत्पत्ति संभवतः ये देखी गई है कि जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है से बने हैं। जो पर्पल बैंगनी कलर के नॉन सल्फर बैक्टीरिया है उसी से माइटोकॉन्ड्रिया बने हैं। इस कारण मुझे ये माइटोकॉन्ड्रिया हम कह रहे हैं कि एक जीवाणु कोशिका था और आज ये यूकेरियोटिक कोशिका का एक प्रमुख कोशिकांग है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक कोशिकीय कोशिकांग होता है, कोशिकीय कोशिकांग होता है। सेलुलर एक ये सेलुलर ऑर्गेनल है। क्यों है? क्योंकि ये खुद भी एक कोशिका था, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही हो, और आज ये यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका की तरह विकसित हो गया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक दोनों, ये हरितलवक भी आगे पढ़ेंगे अपन कि ये कि कोशिकीय कोशिकांग की तरह होते हैं। अब ये बने कैसे देखो कि ये मान लीजिए ये एक इसके अंदर डीएनए था, गोल्जी बॉडी ये सब था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ये एक सबसे पहले की बनी यूकेरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोट
कोशिका, इसको हम कहेंगे प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये एक बैक्टीरिया है, इसको हम बोल रहे हैं वाइविए पर्पल बैक्टीरिया, जो हमने कहा कि पर्पल बैक्टीरिया है ये। अब ये पर्पल बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या इन दोनों में एक संबंध स्थापित होते गए, और हुआ ये कि धीरे धीरे ये इस यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर सहजीवी संबंधों के कारण ये इसके अंदर पहुंच गया, और आज ये इस यूकेरियोटिक कोशिका का एक प्रमुख भाग बन चुका है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं सिम्बायोजेनेसिस, या इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस। तो ये अंतःसहजीवी संबंध के कारण आज ये जो पर्पल बैक्टीरिया थे ये माइटोकॉन्ड्रिया में विकसित हो गए, और आज की जो मॉडर्न जो यूकेरियोटिक कोशिका है, आधुनिक जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें ये बैक्टीरिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में विकसित हो गए। तो ये इसके अंदर पहुंच गए धीरे धीरे संबंधों में, इसमें वृद्धि होती गई अंत सहजीवी संबंधों में, और आज ये यूकेरियोटिक कोशिका का एक प्रमुख भाग बन चुका है। तो हम आज की इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।